नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि मार्केट के अंदर मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या मार्केट के अंदर अगर किसी भी तरीके के कोई चेंजेस जिन्हें मैं देख कर चल रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे क्लाइंट्स के काम आ सकते हैं या मेरे खुद के काम आ सकते हैं, तो मैं उन्हें आप लोगों तक लेकर आऊँ और आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर शेयर करूँ, जिन्हें आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद किसी तरीके का कोई डिसीजन अगर लेना चाहें तो वो आप लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही बढ़िया और एक बड़े विषय पर बात करने वाला हूं, जो एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है 15 मार्च को, और जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट थी। देखो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझना और इस टॉपिक को समझना और ये समझो कि आज मार्केट के अंदर होने वाली इस गिरावट को देखकर कहीं न कहीं आपके मन में एक पैनिक सेलिंग का विचार आ रहा होगा और कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोग मार्केट के अंदर से सच में क्या अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं? क्या मार्केट से एग्ज़िट करने का ये एक बिल्कुल सही टाइम है? और बहुत सारे लोग डर की वजह से मार्केट से बाहर निकल रहे होंगे। देखो दोस्तों, हमारा काम है आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, जिससे कि आप अगर कोई इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना चाहें, तो आप कोई इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँ। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि सेबी का कंसर्न है उस बबल के लिए जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि लोगों के मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की वजह से। देखो दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह मतलब मैं जब चीज़ों को समझता हूँ तो मैं बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जब मेरे सामने आता है और लोगों से जब मेरी बात होती है तो चीज़ निकल कर आती है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, और मैं हमेशा उनसे ये कह के चलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को एक ऐसे ऑप्शन की तरह लेके चलो जिसके अंदर आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आप मार्केट को समय देके चलोगे और धीरे धीरे कर कर आपकी इन्वेस्टमेंट को मतलब अपने सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे, और जैसे जैसे बिजनेस परफॉर्म करके दिखाएंगे आपकी रिटर्न्स परफॉर्म करके दिखाएंगी। इस तरीके की कुछ मतलब डिस्कशंस हमारे मतलब क्लाइंट्स के साथ में होकर चलते हैं। अब दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है जो सेबी यहाँ पर सामने लेकर आया है, और ये कंसर्न जताना आपके ही हित में, मतलब इसको अगर आप समझ के चलोगे और 15 मार्च को कुछ बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस डर की वजह से लोगों ने आज मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग को ट्रिगर किया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको जब भी कोई बात करके चलता हूं तो हमेशा डेटा के साथ बात करके चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको उस न्यूज़ की तरफ लेके जाता हूं जिस न्यूज़ की तरफ लोगों का इतना ज़्यादा ध्यान है। तो सबसे पहले हम जरा इस न्यूज़ को समझते हैं। तो अगर आप इस न्यूज़ को समझ के चलोगे तो सबसे पहले आप ना ग्लोबल मार्केट्स को देखो। केवल इस न्यूज़ की वजह से हमारे मार्केट्स डाउन है। 39,175 पर डाउ जोन्स इस समय पर ट्रेड कर रहा है। आप अगर इसका 52 वीक का हाई देखेंगे तो 39,282 है, मतलब 39,282 डाउ जोन्स का 52 वीक का हाई है, और ये अभी 39,151 पर अभी इस वक्त पर ट्रेड कर रहा है। मतलब यूएस के मार्केट्स डार्क ग्रीन है। आज मार्केट के अंदर जो सेलिंग आई है या मार्केट के अंदर जो सेलिंग आकर चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह लोगों के मन में एक डर है, क्योंकि जब इस डर के बारे में कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बात करके चलता है जिस पर आप सबको यकीन हो सकता है कि निफ्टी हमें 22,096 के लेवल्स दिखा रहा है, मतलब मार्केट की इस गिरावट के अंदर बहुत सारे लोग खरीदने की अपॉर्चुनिटी समझ के चल रहे होंगे। तभी लोगों की बाइंग की वजह से आज हमारे को ये देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के चलूंगा, आप एक ही चीज को ध्यान से समझना। मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैंने जिन चीज़ों को इन डेप्थ समझा मैं आपको वो सब समझा के चलूँ। देखो दोस्तों, न्यूज़ ये कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट, अब म्यूचुअल फंड का क्या स्ट्रेस टेस्ट है, और क्या सच में म्यूचुअल फंड को इस चीज़ का कोई इतना डर है कि म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रेस टेस्ट जो होगा जिसके डर की वजह से म्यूचुअल फंड अपना कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहे होंगे? यार देखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। यार, म्यूचुअल फंड एक तरीके का ट्रस्ट होता है, और इस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के अच्छा परफॉर्म करने से, कुछ अच्छी या बुरा परफॉर्म करने से कुछ बुरी फीस का लेना देना नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास में एक एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उतनी सैलरी उनके पास में जा रही है। एक एसेट्स को मैनेज करने के लिए जो वो एक फीस चार्ज करके चलते हैं वो आप लोगों से फीस चार्ज करके चल रहे होते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर ये बात बहुत अच्छे से जान रहा होता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है एक लमसम इन्वेस्टमेंट ना होकर एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट जा रही है। आप ये बात समझते हो और आप लोगों ने पीछे डेटा को देखा भी होगा। म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करते हो। देखिए, मैं आपको किसी तरीके की कोई बाया या मकई या ये इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, मैं आपसे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करके चल रहा हूँ। जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर
कोई इन्वेस्ट करके चलता है तो जनरली जो आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोगों को ये डेटा देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी इतने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई है एसआईपीस के जरिए, और 2030 तक इतने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एसआईपीस के जरिए। तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हुए कि मतलब कि जो लोगों ने सिप अपनी कर रखी है और वो अगर अपनी सिप को जारी रखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास स्टॉक मार्केट के अंदर से अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के लिए पैसे अवेलेबल होंगे। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आप एफआईज और डीआईज की बाइंग और सेलिंग को ऑब्जर्व करते हो, तो डीआईज जनरली बाय तब करके चलते हैं जब स्टॉक्स बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर आप एलआईसी के बारे में बात करके चलते हो तो उसको कॉन्ट्रा बायर कहा जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि मार्केट तेजी से दौड़ रहा है तो हर लेवल पे म्यूचुअल फंड जाके बाय करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड को कुछ ऐसा समझ के चलो यार, आप जब अपनी फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो फिक्स डिपॉजिट पर बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देता है? फिक्स डिपॉजिट कराते समय बैंक आपसे जो डिपॉजिट लेता है वो उनको आगे लेंड करता है, जहां से उसके पास इंटरेस्ट आता है और एक इंटरेस्ट का पार्ट आपके पास में जा रहा होता है। तो क्या उस कंडीशन में अगर आप बैंक के पास जाकर अपनी एफडी को ब्रेक कराओगे तो क्या बैंक आपको पैसा नहीं दे पाएगा? बैंक बिल्कुल आपको पैसा दे पाएगा। कैसे दे पाएगा? क्योंकि उसने सारे पैसे को तो इंटरेस्ट पर नहीं लगा दिया होता है। बैंक अगर आपको 6% की एफडी, अगर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट लेकर लेकर चल रहा है तो किसी और जगह वो 10% के इंटरेस्ट पर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी करके चल रहा है। तो उसकी अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग है, किसी का 11, किसी जगह 12, किसी का 15, किसी जगह 18, अलग अलग जगह पर मतलब एज पर रिस्क प्रोफाइल्स कोशिश ये कर रहा होता है। बैंक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है और वहां से एक इंटरेस्ट पार्ट ले रहा होता है। कुछ पैसा बैंक अपने पास हमेशा रिजर्व में रखता है, कैश में रखता है, कि इनकेस कुछ लोग ऐसे होंगे जो आएंगे और आकर मार्केट से मतलब अपनी एफडी को ब्रेक कराकर उस पैसे को वापस आएंगे। इन द सेम वे म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरीके से रख के चलते हैं। म्यूचुअल फंड अपना एक कैश कंपोनेंट कुछ इस तरीके का रख के चलते हैं कि मार्केट में अचानक से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो फर्दर बाय कर सकें, गिरावट को वो संभाल सकें। मतलब जब वो बाय करके चलेंगे सस्ते रेट पर तो एक तरीके से उनकी जो बाइंग है वो सेलिंग जो है मतलब कुशन का काम करेगी। और यही वो वजह है कि जब देखिए लगातार 2 साल तक एफआईज की एक विगरस सेलिंग हुई उसके बाद भी हमारे मार्केट्स नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? उसकी वजह ये थी कि हमारे मार्केट्स इसलिए आउट परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास में पैसा था अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पर एक्यूमुलेट करने का। अब जरा एक बार मैं अगर आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ, इन 3-4 दिनों से मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अब देखिएगा, हमारी भी हमेशा से कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हमारे साथ हमारी गुल्लक के अंदर हमारे स्मॉल केसेस के अंदर जुड़े हैं, हम उनसे हमेशा बता के चलते थे कि यार हाई के पास मार्केट में अपने एक्सपोजर को कम करो। ये वजह है कि हमने अपने स्मॉल केसेस के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐड कर दिए थे जिससे कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए और किसी भी एक स्टॉक को कोई बड़ी वेटेज ना मिल रही हो। और ये पूरी कोशिश रहती थी कि एक ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कि कम से कम, और हम क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड करके चलते हैं कि हमारी जो आपके पास में सजेशंस है, ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो उन स्टॉक्स को एसआईपीज में एक्यूमुलेट करने की होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जाओ जाकर उसके अंदर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करो। और एग्जैक्टली अगर आप सेबी के इस वक्तव्य को पढ़ोगे तो आपके ये समझ में आएगा, सेबी भी ये कहता है कि मतलब कि वो अवॉइड करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशंस को जिसके अंदर इन्वेस्टर मार्केट के अंदर तेजी को समझते हुए इस एक्सपेक्टेशंस में कि कल को ये तेजी जारी रहेगी और उनका पैसा डबल हो जाएगा और मार्केट के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने एक लमसम अमाउंट को, तो यहां पर उनके साथ धोखा हो सकता है। हो सकता है मार्केट के अंदर एक गिरावट आए, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर हैं उन लोगों ने करेक्शंस नहीं देखे हैं। करेक्शन 20-20, 25-25% तक के करेक्शन हो सकते हैं। करेक्शंस अगर होते हैं तो ऐसी स्टेज भी आती है जब मार्केट के अंदर लोअर सर्किट्स भी लगते हैं। तो उस सिचुएशंस में कोई पैनिक सेलिंग होगी अगर, तो यार उस समय इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है और भारत के मार्केट्स पे से मतलब विश्वास हट सकता है। इन चीजों को होने से पहले समझने के लिए सेबी एक तरीके का स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है जिसके अंदर वो जानना चाहता है म्यूचुअल फंड से कि अचानक होने वाली पैनिक सेलिंग में आप किस तरीके से रिएक्ट कर कर चलोगे। और आप अगर आपसे सारे इन्वेस्टर्स आकर अपना पैसा मांगने लगते हैं, मान लीजिए 25% लोग आपसे पैसा अपना मांगने लगते हैं, तब उस कंडीशन में जिन इक्विटीज को आप मार्केट के अंदर बेचने के लिए जा रहे हो तो क्या उनके अंदर इतनी लिक्विडिटी होती है कि उनको बेचा भी जा सकता हो? क्या सच में कोई उनके ग्राहक मार्केट में मौजूद भी है, या केवल आपके बाइंग की वजह से एक स्कार्सिटी मार्केट के अंदर डेवलप हो गई है, एक आर्टिफिशियल आपके पास में डिमांड जनरेट हो गई है और स्टॉक्स हाई पर हाई मारे चले जा रहे हैं? देखो दोस्तों,
ये 3 दिन की चाल है, मिड कैप में 3 दिन के अंदर करेक्शन आ गया, मतलब इस डर से लोगों ने मिड कैप के अंदर अपने स्टॉक्स को आउट करना शुरू कर दिया कि क्या पता कल ये भाव मिले या ना मिले। दोस्तों ये निफ्टी के स्मॉल कैप के अंदर ये गिरावट आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप केवल मिड कैप और स्मॉल कैप की बात मत करो, आप निफ्टी के अंदर भी इन 3 दिन के अंदर एक बड़ी गिरावट को आप देख सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट 50 के अंदर, और दोस्तों ये चीज आप निफ्टी 50 के अंदर भी देख सकते हो। मतलब कितना भी संभाल कर चलने के बाद में भी निफ्टी के अंदर एक बड़ा करेक्शन, निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा करेक्शन, निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर एक बड़ा करेक्शन, और निफ्टी मिड कैप के अंदर भी एक बड़ा करेक्शन। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेबी उनसे ये चीज मांगने वाला है और अचानक से ये म्यूचुअल फंड के लिए एक सरप्राइज है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स अपनी सारी रेगुलेशंस को फॉलो करके चलते हैं। जब भी कभी कोई नया आईपीओ मार्केट के अंदर आता है तो वो भी उन सारे रेगुलेशंस को फॉलो करके चल रहा होता है। इसके अलावा जब कोई कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होती है तो वो भी सारे रेगुलेशंस को फॉलो करके चल रही होती है। अब उस कंडीशन में अगर रेगुलेटर सिर्फ ये कहता है कि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि तुम सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब किसी तरीके का कोई धप्पा या कोई डर नहीं है। म्यूचुअल फंड्स अपना डेटा उठाकर प्रेजेंट कर देंगे कि जैसा हम लोगों ने प्लान बना रखा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टॉक्स को अलग अलग प्राइस पर बाय करा है। जिन प्राइसेस पर हम लोगों ने बाय करा है वहां से अभी इस समय का प्राइस ये चल रहा है और इन स्टॉक्स में इस तरीके की लिक्विडिटी है, इन कंपनी के ये फंडामेंटल्स है जिनकी वजह से हम लोगों ने इसको बाय करा है। मतलब वो सिंपल सा अपने रेशनल्स उठाकर सामने रख देगा सेबी के कि ये उसके वो रीजंस हैं। अब अगर सेबी इससे सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब आप ही समझो कि अगर रेगुलेटर इसकी इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है और उसको मतलब उसके सेटिस्फाइड होने के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि यार म्यूचुअल फंड कोई मतलब झूलमाल तो कर नहीं रहे होंगे, कोई धोखाधड़ी तो चल नहीं रही होगी, है ना। तो उस कंडीशन में अगर वो सारे कागज बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं और जैसे कि उनके ऑडिट्स वगैरह भी होते हैं और सब कुछ सही पाया जाता है, तब क्या होगा, सब कुछ ठीक है। और फिर जब सब कुछ ठीक है तो फिर सभी कुछ ठीक है। अब आप खुद ये समझो कि जिस स्टॉक्स को आप काफी पीछे से बाय करते चले आ रहे थे, ये जो सेल की कैंडल्स है, क्या इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है? ये सब प्रॉफिट बुकिंग ही तो है। आज इन 3 कैंडल्स को देखकर आप पैनिक सेलिंग बोल सकते हो, लेकिन इससे पहले जो था वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, क्या मेरे और आपके प्रॉफिट बुक करने की वजह से ये कैंडल्स बनी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी सेलिंग की वजह से प्रॉफिट बुकिंग बनी है। अब ये कैंडल्स बड़े इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, मतलब डीआईज, मतलब म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। ये आपके पास में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर के हित में काम करने वाला ट्रस्ट अगर हाई के पास में प्रॉफिट्स को बुक करके चल रहा है एज पर देयर प्लान, तो यार ये कुछ गलत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि मार्केट जब कभी न्यूज मार्केट के अंदर आती है और मार्केट जब तक उस न्यूज को समझ ही नहीं पाता, इवेल्युएट नहीं कर पाता, तो वो मार्केट किसी मतलब ना असमंजस की स्टेज के अंदर अच्छा रिएक्ट नहीं करता और मार्केट को गिरने का एक बहाना चाहिए होता है। मार्केट को गिरने का वो बहाना मिल जाता है और मार्केट को गिरने का ये बहाना मिला। अब ऐसे समय पर, अब इस समय पर अगर आप देख के चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी समय पर आज मैं आपको एफ और डी का डेटा दिखाता हूँ, आप देखना। और आप मतलब जब आप इस डेटा को देखोगे तो आपको मेरी बातें ना और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो दोस्तों, आज के दिन के अंदर एफ ने 4595 करोड़ की मार्केट के अंदर सेलिंग की है। और जिसका आपको डर है डीआईज ने कोई सेलिंग की होगी, तो डीआईज ने आज 9093 करोड़ की बाइंग की है। मतलब मार्केट के इस गिरते समय पर निचले लेवल पर जहां स्टॉक्स उनको सस्ते मिल रहे थे, म्यूचुअल फंड्स ने वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट को अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और सबसे बड़ी बाइंग की है। 9093 करोड़ की बाइंग आज म्यूचुअल फंड्स ने की है। और एफ की सेलिंग कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। 4500, आप ये देखो ना, 4595 करोड़ की सेलिंग, 2 दिन पहले ही 4200 करोड़ की बाइंग, 7304 करोड़ की बाइंग। तो यार एक तरीके से ये तो उनके लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के ही जैसा है। तो मतलब डर की वजह से केवल मैं और आप मार्केट के अंदर बेच रहे होते हैं, जबकि बड़े इन्वेस्टर्स एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ चल रहे होते हैं। उनको ये पता होता है किस जगह पर आपके इसमें सेलिंग आनी है, किस जगह पर आपके पास में उनको बाय करना है, किस जगह पर जाकर उनको सेल करना, मतलब उनके सिस्टम बने हुए होते हैं, वो उस सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। और ये जो भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज अगर कर रही हैं तो वो भी एक सिस्टम को ही तो फॉलो करके चल रही हैं। और उनका कंसर्न ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा रहता है। तो दोस्तों मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब कि इस न्यूज़ को लेकर इतना ज़्यादा हाइप होने की, इतना ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करके चल रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी कहकर चलूंगा। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद
स्टॉक्स को आप अच्छे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और फंडामेंटल्स की वजह से, उन अच्छी बैलेंस शीट की वजह से, अच्छे काम की वजह से वो स्टॉक्स अगर मार्केट के अंदर उभर कर आए हैं, उनके बिजनेस आने वाले वक्त में बढ़ेंगे, आने वाले वक्त में उनके कंज्यूमर्स अगर बढ़ेंगे और आपको ऐसा लगता है, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर छोटी छोटी एसआईपीज आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब रिस्क तो उसके अंदर रहता है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को खत्म नहीं कर सकती, मिनिमाइज करने की एक कोशिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये मेरा मतलब मशवरा है और मैं चाहूंगा क्या कहते हैं कि इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बता के चलें। हाँ, इस समय पर एक हेल्प मैं आप लोगों की कर सकता हूं, वो ये, जिन स्टॉक्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिन स्टॉक्स को मैं देखकर चल रहा हूं, उन स्टॉक्स के क्या अच्छे फंडामेंटल्स हैं, क्या उनके रैशनल्स निकल कर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू या फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, किस जगह पर उन स्टॉक्स को हम लोगों ने मतलब ऐसा लगता है कि एक्यूमुलेशन जोन है, उन स्टॉक्स के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों के साथ में साझा कर सकता हूं। इन केस अगर आप मुझे उस स्टॉक के बारे में बताओगे और मैं उसको अगर ट्रैक कर रहा होऊंगा, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे को आपको शेयर करनी चाहिए और वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो मैं जरूर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उन स्टॉक्स के बारे में बता सकते हैं जिन स्टॉक्स के बारे में जानकारी आप चाहते हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर देके जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगा और दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश है कि हम सब लोग एक परिवार की तरह रहें, एक परिवार की तरह आगे बढ़ें। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसके साथ में मतलब लोगों ने जो उसके साथ में यकीन किया, जिसकी बातों को लोगों ने समझा। अगर मैं किसी जगह पर कभी भी आपको गलत दिखूं तो आप मुझे बताकर चलो और मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं आपसे हमेशा सच बोलूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Related documents carefully read are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।